हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर 75 टू 80 मार्क्स अटेन करना काफ़ी आसान होता है। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि किस तरह 75 टू 80 मार्क्स को 100 प्लस या फिर 110 प्लस के पास लेके जा सके ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। हमारी जस्ट इन टाइम रिवीजन सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, प्लस वो टॉपिक्स जो कि ज्यादातर एस्पिरेंट रिवीजन के टाइम पर इग्नोर कर देते हैं या फिर रिवाइज नहीं कर पाते, उन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कराया जाए। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो मोटा मोटा सिलेबस आप अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे, 75 टू 80 मार्क्स आप आराम से ले आएंगे। अब उसी के ऊपर हम आपको ये एक एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं इस रिवीजन सीरीज के थ्रू। एनवायरमेंट का ये हमारा पहला पार्ट है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कल तक आपका पूरा का पूरा एनवायरमेंट के जो भी इस तरह के टॉपिक्स हैं जहां पे आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ सकते हैं, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो एनवायरमेंट के लिए इन वीडियोस को देख के जरूर जाएं। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप डबल स्पीड पर देखें ताकि आपका टाइम बचा रहे, और जिस टाइम पीरियड पे आप फ्री हैं उस टाइम पीरियड पे आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए एनवायरमेंट के इस सेशन को चालू करते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन करेंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस को करने वाले हैं और वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको देखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज से चालू कर रहे हैं हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी क्लाइमेट चेंज से आपको देखने को मिलते हैं। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं सोलर रेडिएशन के लिए, लेकिन अर्थ जो रेज एमिट करता है उनको वो ट्रैप करके रख लेती हैं। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उतनी ज़्यादा अर्थ से निकलती हुई जो वेव्स होती हैं उनको वो ट्रैप करने लग जाते हैं। तो जो भी हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है फ्रॉम द रेडिएशन फ्रॉम आवर अर्थ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन से जो रेज आ रही होती हैं वो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रा वायलेट में भी आप देखेंगे अल्ट्रा वायलेट ए होती है, अल्ट्रा वायलेट बी होती है, अल्ट्रा वायलेट सी होती है। जो अल्ट्रा वायलेट सी है ये कैंसर कॉजिंग रेज होती हैं, और ये पूरी तरह से फिल्टर आउट हो जाती हैं और ये अर्थ पे नहीं पहुंच पाती। जो अल्ट्रा वायलेट बी हैं ये भी काफी हद तक फिल्टर आउट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्ट्रा वायलेट बी रेज अर्थ तक पहुंच जाती हैं, और अगर ज्यादा मात्रा में अल्ट्रा वायलेट बी रेज अर्थ पे पहुंचने लगेंगी तो ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। स्किन कैंसर वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो आपकी अल्ट्रा वायलेट ए रेज होती है ये पूरी तरह अर्थ पे आती हैं और ये हार्मफुल नहीं होती, ये कैंसर कॉज नहीं करती हैं। ठीक है, तो यूवी रेज सन से आ रही होती हैं, ए बी सी। यूवी रेज को फिल्टर आउट करने का काम कौन करता है? वो आपकी ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ आपको रिकॉल कराता चल रहा हूं, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है ओजोन लेयर। अगर यही ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाली लेयर्स के अंदर यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलने लग जाती है तो इसी ओजोन को हम क्या बोलने लग जाते हैं? एक पॉल्यूटेंट बोलने लग जाते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। तो ओजोन लेयर अगर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर ओजोन लेयर आपकी लोअर लेयर्स के अंदर देखने को मिलेगी, ओजोन गैस आपको लोअर लेयर्स में देखने को मिलेगी, तो वो पॉल्यूटिंग एजेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी यूवी रेज होती हैं। ओजोन, जब भी ओजोन याद आ रहा है तो इस टाइम पर आपको क्या याद आ जाना चाहिए? आपको याद आ जाना चाहिए वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, जब हम उस पर पहुंचेंगे तो दोबारा से देखेंगे, पर उम्मीद करता हूं ये आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, सन से जो रेज आ रही हैं वो यूवी रेज हैं, ए बी और सी। जो अर्थ रेज एमिट करता है वो आपकी इंफ्रारेड रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज। सन से जो रेज आ रही हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। एनर्जी हाई होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उनकी वेवलेंथ कैसी होगी? वेवलेंथ शॉर्ट होगी। याद करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब साइंस में हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे किसी भी वेव की एनर्जी इंक्रीज होती है उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना दिखाया हुआ है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होंगी तो हम अर्थ से निकलती हुई जो हीट है उस हीट को और भी ज्यादा ट्रैप करने लगेंगे, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर राइज होता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डायग्राम यही दिखा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सन से जो रेज आ रही हैं वो रेज सीधा अर्थ पे पहुंच जाती हैं, अर्थ फिर गर्म हो गया, रेडिएटिंग बॉडी बन गया, अर्थ खुद अब इंफ्रारेड रेज को एमिट करने लग गया। सन से जो रेज आती हैं वो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट देखने को मिलेंगी। इनकी वेवलेंथ कैसी है? इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। यही आपको फिगर में भी देखने को मिल रहा है। शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है सन से, और अर्थ की लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। अर्थ की लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लिया जाता है।
ठीक है, अब अगर इसी डायग्राम को आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो आपको कौन कौन सी गैसेस दिखाई दे रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी सबसे प्रोमिनेंट आपकी मीथेन होती है और तीसरी होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज होती है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, वो होते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो है वो वाटर वेपर्स की वजह से होता है। लेकिन वाटर वेपर एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर जो वाटर वेपर है वो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से नहीं होता, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट की वजह से नहीं होता। इसीलिए जब हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हम वाटर वेपर को कंट्रोल करने की बात नहीं करते, हम इन गैसेस को कंट्रोल करने की बात करते हैं कि इन गैसेस के एमिशन को हमें कम करना है। ठीक है, एक और टर्म होती है, वो होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है कि कोई भी गैस है वो गैस कितनी ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, गैस कितना टेम्परेचर राइज कर सकती है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखने के लिए हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि जो भी गैस है इस गैस की लाइफ टाइम कितनी है। ठीक है, कितने समय तक ये एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगी। मान लीजिए कोई गैस है जो 100 सालों तक एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती रहेगी और दूसरी गैस है जो सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, तो कौन सी गैस लंबे समय तक अफेक्ट करेगी, ये वाली करेगी। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिटरमाइन करती है वो है आपकी लाइफ टाइम ऑफ द गैस। दूसरी चीज है कि वो गैस कितना ज्यादा गर्म कर सकती है, यानी कि उसकी रेडिएटिव एफिशिएंसी। रेडिएटिव एफिशिएंसी की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो रेडिएटिव एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ गैस टू एब्जॉर्ब एनर्जी। एक गैस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी गैस है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 23 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 296 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ गैसेस दिखाई दे रही हैं जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अलग अलग टाइप्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको फ्लोरो कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरो और सल्फर हेक्साफ्लोरो। इस वाले डायग्राम को अगर आप देखें तो इसके अंदर भी क्या दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये तो आपकी 3 मेन गैसेज होती हैं। फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोरो। तो इन सारी की सारी गैसेज को मैं कह सकता हूं फ्लोरो गैसेज या फिर एफ गैसेज, एफ गैसेज। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। देखिए, नेचुरली अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में है तो वो हमें चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, ताकि वो अर्थ के ऊपर एक एम्बियंट टेम्परेचर बना के रखे, अर्थ को नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट होने दे, नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट होने दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब ह्यूमंस ढेर सारे फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हो गई तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब सोर्सेज की अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली आपका निकलता है फॉसिल फ्यूल कंबशन से, लैंड यूज कन्वर्जन से और सीमेंट की प्रोडक्शन से। मीथेन की बात की जाए तो मीथेन फॉसिल फ्यूल बर्न करके तो निकलता ही निकलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके वेटलैंड्स होते हैं, जो आपके राइस फील्ड्स होती हैं, वहां से आपको मीथेन की प्रोडक्शन बहुत देखने को मिलेगी। काव के जो बर्प होते हैं, काव या फिर कैटल बर्प कह लीजिए। ठीक है, ये जब बर्प करते हैं तो बर्प करने के बाद भी उनकी बर्प में से मीथेन की वो निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि मीथेन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है। क्यों, क्योंकि राइस फील्ड हो गया, कैटल बर्पिंग हो गया, वहां से मीथेन निकल रहा है आपका। डैम्स के अंदर भी आपको मीथेन निकलता हुआ दिखाई देगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपका निकलता है ज्यादातर फर्टिलाइजर से। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड में आपको फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, लैंड यूज कन्वर्जन, सीमेंट प्रोडक्शन। मीथेन के लिए आपको फॉसिल फ्यूल का ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर का ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड में आपको फर्टिलाइजर ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर। फिर इसके साथ साथ सल्फर हेक्साफ्लोराइड का देख लीजिए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपका इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम की प्रोडक्शन में। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, ये जो सारे के सारे जो हैं ये आपके कूलेंट्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि फ्रिज के अंदर हो गया, आपके एसी के अंदर हो गया, वहाँ पे कूलेंट की तरह ये काम करते हैं। अब यहीं पे एक वो है करंट अफेयर जो आप याद रखेंगे। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है रूमिनेट। रूमिनेट का क्या मतलब होता है? जो कैटल को आपने कई बार देखा होगा कि वो जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, उसको रूमिनेशन कहा जाता है। तो उसी से ही ये स्टार्टअप ने अपना नाम रखा है जिसका नाम है रूमिन8। रूमिन8 स्टार्टअप को अभी बिल गेट्स ने फंडिंग प्रोवाइड की है। और रूमिनेट क्या करेगा? रूमिनेट जो कैटल होती है, कैटल की डाइट्स को चेंज करेगा, कैटल जो खाना खाती है उसको चेंज करेगा, ताकि कैटल का जो बर्प होता है उस बर्प में से मीथेन की प्रोडक्शन ना हो। तो यहाँ पे जो दो चीजें याद रखनी है, एक तो कौन से स्टार्टअप को फंडिंग मिली है, किसने फंडिंग दी है, ठीक है, रूमिनेट को मिली है, बिल गेट्स ने दी है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, ठीक है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि डाइट में जो चेंज किया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आज की डेट में हमें न्यूज में देखने को मिलती है जो कि हम कैटल को खिला सकते हैं टू कंट्रोल मीथेन प्रोडक्शन? तो वो है आपकी रेड सीवीड। रेड सीवीड, ठीक है, ये एक स्टार्टअप है और इसको फंडिंग मिल रही है बिल गेट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो सारा का सारा समराइज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कौन कौन से आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, फ्लोरिनेटेड गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रही है? फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, लैंड यूज पैटर्न चेंज करने पे, प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन में। वहीं पे मीथेन की बात की जाए तो इसमें मेजरली आपके वेटलैंड्स, राइस फील्ड, ये सब आते हैं। और कहीं पे भी आपकी बिना ऑक्सीजन के डीकंपोजिशन हो रही होगी वहां पे भी आपको मीथेन निकलती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह की चीज आपको डैम्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और आपके जो कैटल होता है, कैटल के बर्फ से भी मीथेन निकलती है, उसके लिए रूमिनेट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके नाइट्रस ऑक्साइड के लिए बायोमास की बर्निंग, फर्टिलाइजर यूज और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर होता है। ओजोन क्या है? आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन नेचुरली पाई जाती है और इसका काम क्या है? सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है, कौन कौन सी यूवी रेज? यूवी रेज बी और सी, इनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओजोन। लेकिन अगर ओजोन लेयर आपके लोअर लेवल पे आ जाए तो आपको रेस्पिरेटरी इशू कर सकती है और आपकी क्रॉप को डैमेज कर सकती है। इसके साथ साथ ओजोन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखा सकती है। फ्लोरिनेटेड गैसेस की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं SF6 के ऊपर। SF6 को मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि SF6 को सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और ये बहुत ही लंबे समय तक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। ये आपके मैग्नीशियम की प्रोडक्शन के अंदर निकलती है, ठीक है, मैग्नीशियम की प्रोडक्शन के अंदर निकलेगी। दूसरा, SF6 का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और फायर सप्रेसर के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट SF6 का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर भी आपके SF6 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि गैस नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्लैक कार्बन आपके सॉलिड होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के साइज के होते हैं ये। और ये जो सॉलिड से पार्टिकल्स होते हैं ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही कम समय के लिए सर्वाइव करते हैं, 3 से लेकर 8 दिन तक इनकी सर्वाइवल होती है और इनकी प्रोडक्शन होती है इनकम्प्लीट कंबशन से। यानी कि जब भी आप फ्यूल को इनकम्प्लीट तरीके से बर्न करोगे तो वहां पे आपके ब्लैक कार्बन निकलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी डीजल की कार है, डीजल की कार में इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है। ब्रिक किल्न, जहां पे जो ईंटों की भट्टी होती है ना, जहां पे ईंटें सेकी जाती हैं, वहां से आपकी ब्लैक कार्बन निकलती है। आपके कुक स्टोव से ब्लैक कार्बन निकलती है। ये PM 2.5 का ही हिस्सा बनते हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे इंक्रीज करते हैं? जो स्नो होती है, स्नो का एल्बिडो बहुत हाई होता है, यानी कि वो सन रेज को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन स्नो के ऊपर जब ये ब्लैक कार्बन जमा हो जाती है तो ब्लैक कलर क्या करता है? ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और यहां पे ये वाला सरफेस गर्म होना चालू कर देता है। तो जब ब्लैक कार्बन नहीं थी उस टाइम पर स्नो जो भी इसके ऊपर सनराइज पड़ती थी उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता था और स्नो इंटैक्ट रहती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब यहाँ पे ब्लैक कार्बन जमा हो गया और ये हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इस वाले एरिया में आप स्नो को मेल्ट होता हुआ देखोगे, स्नो की मेल्टिंग हो जाती है। तो एल्बिडो को रिड्यूस करने का काम करता है आपका ब्लैक कार्बन, ठीक है। और फिर जब हम स्नो की एल्बिडो की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक अभी आगे जाके टर्म पढ़ेंगे हम जिसका नाम है काराकोरम एनोमली। देखिए
जब हम पोलर रीजन की बात करते हैं तो पोलर रीजन पे जो टेम्परेचर के अंदर राइज हो रहा है वो एक फास्ट रेट पर हो रहा है, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो पोलर रीजन पे हमें ज्यादा तेजी से होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन काराकोरम ये भी एक तरह का क्या है, ये भी आपके ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ये भी आपका स्नो क्लैड माउंटेन्स वाला रीजन है, लेकिन काराकोरम के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। और उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो इसी को काराकोरम एनोमली कहते हैं कि जब बाकी जगहों पे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो काराकोरम में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है टेम्परेचर को वहां पे राइज नहीं होने दे रहे, ठीक है। जब आएगा टॉपिक तब उसको देखेंगे हम। अब एरोजोल, एरोजोल क्या होते हैं, एरोजोल भी आपके या तो लिक्विड एरोजोल्स होते हैं या फिर आपके सॉलिड एरोजोल्स होते हैं। तो एरोजोल्स भी आपके गैस की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। एरोजोल भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंड होके पड़े रहते हैं, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये तैरते रहते हैं। एरोजोल्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी एरोजोल, जैसे कि जो मिट्टी है, मिट्टी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ रही है तो वो प्राइमरी एरोजोल हो गया, ठीक है। आपका वोल्केनो में से ऐश निकली वो भी आपकी प्राइमरी एरोजोल है, वोल्केनिक सल्फेट निकली वो भी आपकी प्राइमरी एरोजोल है। सी सॉल्ट, ये सारे के सारे प्राइमरी हैं, यानी कि ये पहले से एग्जिस्ट करते थे एनवायरमेंट के अंदर, अब किसी वजह से एमिट होके एनवायरमेंट के अंदर घुस चुके हैं, ठीक है। सेकेंडरी एरोजोल्स कौन से होते हैं, वो एरोजोल जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के बाद बने हो, जो किसी केमिकल रिएक्शन के बाद बने हो, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनियम सल्फेट बनाती है। जो वेजिटेशंस होती है, वेजिटेशंस आइसोप्रीन को रिलीज करते हैं, आपके अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे आपके केमिकल रिएक्शन के बाद बने हुए एरोजोल होते हैं। इसमें से आइसोप्रीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइसोप्रीन एक तो हमारी वेजिटेशंस रिलीज करती हैं, आइसोप्रीन का इस्तेमाल होता है आपकी रबड़ बनाने के लिए, ठीक है। इलास्टिक होती है तो रबड़ बनाने के काम आती है। ये ग्लोबल वार्मिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करती है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन एक क्लाइमेट एक्टिव गैस होती है, ठीक है। क्लाइमेट एक्टिव होती है। ये क्लाइमेट एक्टिव का क्या मतलब है कि ये एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करके ये मीथेन के रेजिडेंस टाइम को इंक्रीज कर देती है, यानी कि मीथेन एनवायरनमेंट में लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर आइसोप्रीन होती है। आइसोप्रीन किसके साथ रिएक्ट करती है, आइसोप्रीन रिएक्ट करती है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ, ठीक है। ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं पहले बता नहीं रहा था, बस इतना याद रख लीजिए। आइसोप्रीन जो है ये भी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, वेजिटेशंस जो हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये आइसोप्रीन रिएक्ट करती है दूसरे एजेंट्स के साथ, ठीक है। तो एरोजोल दो तरीके के होते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर चुके हैं, जैसे कि आपकी डस्ट, सी सॉल्ट, सूट, वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक सल्फेट, ठीक है। अब एरोजोल जो है, भले ही हम इसको ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ रहे हैं लेकिन एरोजोल के मिक्स्ड रोल है, मिक्स्ड इंपैक्ट है। मिक्स्ड इंपैक्ट से क्या मतलब है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि कोई भी क्लाउड तब फॉर्म होता है जब उसको एक डस्ट पार्टिकल मिलता है और उस डस्ट पार्टिकल के अराउंड ही क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जो क्लाउड बनेगा, क्लाउड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। क्लाउड का स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है तो क्लाउड जो है वो थोड़ा ज्यादा समय तक रेनफॉल को होल्ड करके रखता है, रेनफॉल को होल्ड करके रखेगा। और क्लाउड के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, क्लाउड के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्लाउड ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा या फिर हो सकता है एनवायरनमेंट में भी पढ़ा हो। क्लाउड जो है, जो भी इंसोलेशन होती है, ठीक है, ज्योग्राफी में मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा, इंसोलेशन के लिए क्लाउड एक मिरर की तरह एक्ट करता है। यानी कि मान लीजिए यहां पे क्लाउड है और ऐसे सनरेज आ रही है तो सनरेज इससे टकरा के वापस चली जाती हैं, स्पेस के अंदर चली जाती हैं और क्लाउड जो है सनरेज को नीचे नहीं आने देता। वहीं पर ज्योग्राफी का अगर आपने मेरा लेक्चर देखा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं, हाई क्लाउड्स दो तरह के क्लाउड होते हैं। एक तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ऊंचे होंगे, हायर रेंज पे होंगे, तो ये जो हाई क्लाउड्स होते हैं ये हमारे अर्थ के सरफेस को वार्म करने का काम करते हैं, जबकि जो लो क्लाउड होते हैं, लो क्लाउड हमारी अर्थ के सरफेस को कोल्ड करने का काम करते हैं। ज्योग्राफी के लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, अब मैंने आपसे कहा कि एरोजोल जो है वो क्लाउड बनाने में मदद करते हैं। दूसरी चीज मैंने बोली कि अगर क्लाउड आसमान में बहुत ऊंचा है तो वो गर्मी करता है और क्लाउड अगर आसमान में नीचा है तो वो ठंडा करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को वो ठंडा करता है। हम क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेयर के अंदर एरोजोल को डाल देते हैं ताकि जो हमारे ये लो क्लाउड होते हैं, ये लो क्लाउड और भी ज्यादा ब्राइट हो जाए। जब ये ज्यादा ब्राइट होते हैं तो ये क्या करते हैं, सनरेज को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं।
ठीक है, सनरेज को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। तो एरोजोल का इस्तेमाल करके हम अपने क्लाउड को और भी ज्यादा ब्राइट बना सकते हैं, और जो ब्राइट क्लाउड होंगे, जितने ज्यादा ब्राइट क्लाउड उतनी ज्यादा एल्बिडो इंक्रीज हो जाएगी हमारी अर्थ की। ठीक है, एल्बिडो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि सनरेज कम पहुंच रही है, सनरेज कम पहुंच रही है तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने ज्योग्राफी के अंदर यह भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ढेर सारे डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल से सनरेज टकरा के स्कैटर हो जाती हैं, इधर उधर फैल जाती हैं, कुछ वापस चली जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ स्कैटर हो जाएंगी। तो एरोजोल को अगर हम हायर एटमॉस्फेयर के अंदर जाके छोड़ दें, एरोजोल को अगर हम हायर एटमॉस्फेयर में जाके छोड़ दें, तो ये जो एरोजोल है ये उन्हीं डस्ट पार्टिकल की तरह काम करेगा। सनरेज आएंगी, इन्हें टकरा के इधर उधर चली जाएंगी और वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी। अगर अर्थ तक नहीं पहुंच रही हैं तो अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो एरोजोल दोनों तरह का काम करते हैं। ठीक है, ये आपके क्लाउड्स भी फॉर्म कर सकते हैं, और ठीक है, इसके इंपैक्ट को एक बार नीचे दोबारा से देख लेते हैं। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि एरोजोल ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लोबल वार्मिंग करता भी है, और ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने में इससे हम मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मदद कैसे ले सकते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो साइरस क्लाउड होते हैं, साइरस क्लाउड अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊंचाई पे मिलते हैं। साइरस क्लाउड क्या करते हैं, अर्थ की जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है और ये साइरस क्लाउड बना हुआ है। अर्थ की जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये ट्रैप कर लेते हैं। अगर मैं इस वाले क्लाउड को थोड़ा सा थिन कर दूं, पतला कर दूं, ठीक है, अगर मैं क्लाउड को थिन कर दूं तो जो अर्थ से रेडिएशन जा रही है वो अर्थ से रेडिएशन इससे पार होके स्पेस में चली जाएगी और हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है, ये एरोजोल से जुड़ी हुई टेक्निक नहीं है, ये अलग से याद रखनी है आपको। ठीक है, साइरस क्लाउड जो है वो आपको आसमान में 10 किलोमीटर से ऊंचाई पे देखने को मिलते हैं। साइरस क्लाउड हीट को ट्रैप कर लेते हैं, तो अगर हम इसको थिन कर रहे हैं तो हम अपनी अर्थ को कूल डाउन करते हैं। इनको थिन करने के लिए क्या किया जाता है, इनको थिन करने के लिए 10 किलोमीटर वाले रीजन में हम आइस न्यूक्लियाई को इंजेक्ट करते हैं, डस्ट को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आइस न्यूक्लियाई को जब हम इंजेक्ट करते हैं आपके साइरस क्लाउड के पास, तो यहां पे बड़े बड़े आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं। बर्फ के क्रिस्टल क्या करते हैं, जब इसके ऊपर सनरेज आती है तो इसको ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि थिनिंग ऑफ साइरस क्लाउड्स, क्या हम जब साइरस क्लाउड को थिन कर देते हैं तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या असर पड़ता है, हमारा एटमॉस्फेयर कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसको थिन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइस न्यूक्लियाई इसके अंदर डाल सकते हैं, आइस न्यूक्लियाई इसके अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, थिनिंग ऑफ द क्लाउड कुड अलाउ मोर हीट टू एस्केप इनटू स्पेस। ठीक है, अब एरोजोल की अगर बात की जाए तो आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जब एरोजोल को इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे भी हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन के बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं कि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में हायर अबव, मतलब ये अर्थ का सरफेस है, और हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ढेर सारे एरोजोल को अगर इंजेक्ट कर देंगे तो सनरेज आएगी, इससे टकरा के कुछ वापस चली जाएंगी, कुछ स्कैटर हो जाएंगी। तो हमने ये क्या किया, ये हमने एरोजोल को इंजेक्ट किया स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और यही आपके इधर नोट्स में भी आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन, जैसा नाम वैसा ही काम। इसमें स्प्रे कर देंगे हम एरोजोल को स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और ये क्या करेगा, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। जब ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होने लगेगी तो अर्थ के ऊपर कम आएगी और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सकती है। तो एरोजोल इंजेक्शन के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सल्फर डाइऑक्साइड या फिर फाइनली पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट एरोजोल को भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप मेरे को बताएंगे क्लाउड सीडिंग क्या होती है। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा क्लाउड सीडिंग क्या होती है और क्लाउड सीडिंग का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा, एटमॉस्फेयर के अंदर ढेर सारे डस्ट डाल दो, छोटी छोटी डस्ट ही तो आपकी एरोजोल है। एटमॉस्फेयर में ढेर सारी डस्ट डाल दो, ये सनलाइट को स्कैटर कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, हमारी अर्थ ठंडी हो जाएगी। वॉल्केनिक इरप्शन होती है, उससे भी तो ढेर सारी डस्ट निकलती है। तो क्या वॉल्केनिक इरप्शन के बाद हमारी अर्थ कूल डाउन होती है? बिल्कुल, हमारी अर्थ कूल डाउन होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें से डस्ट निकल चुकी है और वो सनलाइट को स्कैटर करने का काम करेगी, क्लाउड को और भी ज्यादा ब्राइट करने का काम करेगी। ठीक है, तो नेचुरल एरोजोल क्या है, सल्फर क्लाउड्स रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, ये भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और अर्थ पे कूलिंग इफेक्ट दिखाते हैं। एक ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या होती है। जो आपका मरीन रीजन होता है, मरीन रीजन में जो आपके लो क्लाउड्स हैं,
यहाँ पे मैं लो क्लाउड्स की बात कर रहा हूँ, हाई क्लाउड्स की बात नहीं कर रहा। लो क्लाउड्स के ऊपर अगर सी सॉल्ट को स्प्रे कर दिया जाए, सी सॉल्ट को स्प्रे कर दिया जाए तो ये लो क्लाउड्स और भी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, और जितना क्लाउड ब्राइट होगा उतना वो सनलाइट को स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। सनलाइट ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, तो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सिंपल सी टर्म दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसका क्या इफेक्ट होता है, तो आपको ये टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ प्रोसेस हो गए। अब इसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के कुछ तरीके हैं जो देखने, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ये जो आपकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, इनको देखने से पहले एक छोटी सी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रखना इजी हो जाए हमारे लिए। क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, देखिए एक टर्म होती है जिसका नाम है क्लाइमेट इंजीनियरिंग। क्लाइमेट इंजीनियरिंग से आप क्या समझ रहे हैं? क्लाइमेट इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि आप अर्थ के नेचुरल सिस्टम के अंदर कुछ कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ रहे हैं जिससे कि हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके, हम क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन कर सके। तो हम अर्थ के जो भी नेचुरल सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं। ये चेंज आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे। एक तो क्या है कि जो आपकी सोलर रेडिएशन है, आप सोलर रेडिएशन को ही कुछ इस तरह से मैनेज कर लीजिए कि कम सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ आए। अगर सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ कम आएगी तो उससे क्या हो जाएगा, उससे अर्थ की वार्मिंग नहीं होगी। तो इसके अंदर एक टेक्निक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक क्या ढेर सारी देख चुके हैं। कौन सी देखी हमने? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन, जिसके अंदर हम स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एरोजोल को इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो सनलाइट को स्कैटर करने लग जाए। दूसरी सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के अंदर जो टेक्निक हम देख चुके हैं वो क्या है, वो है आपकी मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, यानी कि मरीन के जो लो लाइंग क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम सी सॉल्ट डाल दें तो वो और भी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं और भी ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। अच्छा, तीसरी टेक्निक क्या? तीसरी सुनने में बहुत ही अजीब सी टेक्निक लगती है कि स्पेस के अंदर सैटेलाइट लॉन्च कर दो, ऐसी सैटेलाइट जिनके ऊपर मिरर लगे हों। ये मिरर क्या करेंगे, सन से जो रेज है अर्थ की तरफ आ रही है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। ठीक है, बेसिकली क्लाउड भी तो मिरर की तरह एक्ट करता है, तो क्यों ना हम सैटेलाइट के ऊपर मिरर लगा के भेज दें। ठीक है, तो मिरर इन स्पेस टेक्निक जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे हम सोलर रेडिएशन को मैनेज कर रहे हैं बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए आपके अर्थ के ऊपर ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, ग्रीन हाउस गैसेज आ चुकी हैं। अब इन ग्रीन हाउस गैसेज को एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल के कहीं पे कैप्चर कर लिया जाए और कैप्चर करके इनको स्टोर करके रख दिया जाए, तो उससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाएंगी। तो इसके भी कुछ अलग अलग तरीके हमने निकाले। पहला तरीका क्या है कि जो वेदरिंग होती है, पत्थरों का टूटना, उसको वेदरिंग कहा जाता है ना। अगर हम वेदरिंग के प्रोसेस को फास्ट कर दें, वेदरिंग के प्रोसेस को अगर फास्ट कर दिया जाएगा तो वो भी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकती है। यहां से एक की टेक अवे आप क्या लेंगे कि अगर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे दिए कि फलाना फलाना चीजों में से कौन सी चीज ऐसी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और उसके अंदर उन्होंने दे दिया वेदरिंग, तो वेदरिंग फिनोमिना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब वेदरिंग होती है तो यहां से जो मिनरल्स निकलते हैं वो मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकाल लेते हैं। इनफैक्ट वेदरिंग को अगर हम एनहांस कर दें तो ये ओशन एसिडिफिकेशन को भी कंट्रोल कर सकती है, ओशन एसिडिफिकेशन को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन। अच्छा, और वेदरिंग हो गया। दूसरा क्या किया जा सकता है, दूसरा पायरोलिसिस किया जा सकता है। पायरोलिसिस के अंदर क्या होता है, पायरोलिसिस में आप वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पायरोलिसिस के अंदर आप बायोमास को बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में बायोमास को बर्न किया जाता है। जब इस तरह से बायोमास को बर्न करते हैं तो इसको पायरोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें वेस्ट टू एनर्जी मिल जाती है। बायोमास का ही एक प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको बायोचार कहते हैं, बायोचार। ठीक है, देखिए अगर हम बायोमास को एटमॉस्फेयर में ऐसे ही बर्न कर देते तो इससे CO2 निकलती, मीथेन निकलती, सल्फर हेक्साफ्लोराइड निकलती, ढेर सारी गैसेस निकलती बर्न करने पे। लेकिन हमने इसको अब बर्न कैसे किया, हमने इसको बर्न किया इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न करते हैं तो ये सारी गैसेस निकलती नहीं है, उल्टा ये जो बायोमास है, ये बायोमास एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम होता है बायोचार। इस बायोचार को हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, इस बायोचार को स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का आपका, कि आप एटमॉस्फेयर से ही
कार्बन को कैप्चर कर लो और उसको स्टोर कर लो। एटमॉस्फेयर से आपने कार्बन को कैप्चर किया और फिर उसके बाद उसको अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स के अंदर स्टोर करके रख लो, रॉक कैवर्न्स के अंदर स्टोर करके रख लो। ठीक है, चौथा प्रोसेस एफॉरेस्टेशन, ढेर सारे पौधे लगा दो, एफॉरेस्टेशन कर दो, इससे कार्बन सिंक क्रिएट होता है। ठीक है, आईएनडीसी के अंदर इंडिया ने कितना टारगेट रखा है अपने कार्बन सिंक का, जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी क्लाइमेट इंजीनियरिंग है और वही सारे तरीके यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। एक बार देखते चलते हैं, कहीं हमसे कुछ मिस ना हो। सोलर इंजीनियरिंग क्या होती है कि हम सोलर रेडिएशन को मैनेज कर रहे हैं, एल्बिडो को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि सन से जो रेज है वो अर्थ तक आ ही ना पाए। अर्थ की एल्बिडो को इंक्रीज कर दो ताकि सोलर रेडिएशन स्पेस में वापस चली जाए। इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है इन थ्योरी लो हो जाना चाहिए। तो इसके अलग अलग तरीके आगे देखेंगे। कार्बन कैप्चर का क्या मतलब है? कार्बन कैप्चर का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकाल लो एटमॉस्फेयर से। ठीक है, पहला तरीका क्या है? बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर बायोमास से बायो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसको स्टोर करके रख लिया जाता है। तो बायोमास को जब हम बायो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इस टाइम पर कोई भी CO2 आपकी नहीं निकलेगी। ठीक है, और बायोमास जो बन रहा है, बायोमास से आप एनर्जी भी ले रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल ऑल्सो। ठीक है, ये आपको हीट कर सकता है, इस बायो एनर्जी को यूज करके आप बायोफ्यूल्स बना सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, बायोचार क्या होता है? बायोचार आपकी हाई कार्बन फाइन ग्रेन्ड रेसिड्यू होता है जो कि पायरोलिसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर होता है। पायरोलिसिस क्या है? पायरोलिसिस का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की, बायोमास नहीं ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, पायरोलिसिस में किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को केमिकली डीकंपोज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर आपको 430 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिलेगा अंडर प्रेशर। ठीक है, तो इससे हमें बायोचार मिलता है। अच्छा, जैसी आपकी पायरोलिसिस टेक्निक है ऐसी ही एक और टेक्निक है जिसका नाम है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। पायरोलिसिस के अंदर हम केमिकल को यूज कर रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए, यहां पे हम प्लाज्मा को यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट करने के लिए। सिंथेटिक गैस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। सिंथेटिक गैस सिन गैस बनती है प्लाज्मा गैसिफिकेशन से। पायरोलिसिस में केमिकल डिकम्पोजिशन है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन में आपके प्लाज्मा को यूज करके ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों आपकी वेस्ट टू एनर्जी के तरीके हैं, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के तरीके हैं। ठीक है, अच्छा एक और तरीका, ये तरीका मैं आपको बताना भूल गया था, ओशन फर्टिलाइजेशन। ओशन फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? आपका कोई भी ओशन है, ओशन के अंदर हम आयरन डाल देते हैं। ठीक है, आयरन डाल देंगे या फिर यूरिया डाल देंगे, फॉस्फोरस डाल देंगे, तो इससे क्या होने लगेगा? इससे ये जो ओशन था, इस ओशन के अंदर वेजिटेशन इंक्रीज हो जाएगी। वेजिटेशन क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके को जिसमें हम ओशन के अंदर वेजिटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं उस तरीके को ओशन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ओशन फर्टिलाइजेशन में ही एक तरीका होता है जिसमें हम ओशन के अंदर आयरन डाल रहे हैं ताकि वेजिटेशन इंक्रीज हो। जब आयरन डाला जाता है तो इसको कहा जाता है रेड फर्टिलाइजेशन। इसको हम रेड फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओशन फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ये एक तरह की क्लाइमेट इंजीनियरिंग है जिसके अंदर हम अपर ओशन के अंदर डेलिबरेटली न्यूट्रिएंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि मरीन फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ये जो फूड प्रोडक्शन है ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर आयरन, यूरिया या फास्फोरस यूज किया जा सकता है। फिर आता है आपका सॉइल कैप्चर सेक्वेस्ट्रेशन। जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल में भी ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑलरेडी कैप्चर्ड होती है। सॉइल भी एक तरह का सिंक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो सॉइल का पोटेंशियल बहुत ही हाई है। हर साल लगभग जो भी आपके GHG एमिशन है फॉसिल फ्यूल से, उसका 15% जो है वो हम सॉइल के अंदर कैप्चर करके रख सकते हैं। सॉइल के अंदर आपको ढेर सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, लीव्स और वुड देखने को मिलती हैं और ये सारी की सारी क्या करती हैं? ये सारी की सारी आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो सॉइल कैप्चर सेक्वेस्ट्रेशन के अंदर हम सॉइल का इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने का। स्ट्रेटोस्फेरिक वाला मैं बता चुका हूं, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग बता चुका हूं, साइरस क्लाउड थिनिंग बता चुका हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मिरर इन स्पेस भी मैं आपको बता चुका हूं। ये सारे के सारे आपके क्लाइमेट इंजीनियरिंग के तरीके हैं। ठीक है,
अभी जो हमने टेक्निक देखी उनके अलावा और कौन कौन सी टेक्निक्स आपको बतानी चाहिए। कुछ आपकी टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन है, टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन कह लीजिए या फिर जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन कह लीजिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम CO2 को किसी ना किसी तरह से स्टोर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो आपके लो परमिएबिलिटी वाले जो रॉक्स होते हैं उन रॉक के अंदर CO2 को स्टोर कर दो, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग। या फिर CO2 को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दो और फिर उस लिक्विड को स्टोर करके रख लो। आप गैस को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, लिक्विड को तो स्टोर कर लोगे, तो इसको सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग कहते हैं। या फिर CO2 को किसी मिनरल फ्लूइड या फिर ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करा दो और उससे कोई स्टेबल कंपाउंड बना लो। ये जो स्टेबल कंपाउंड है, दिस स्टेबल कंपाउंड कैन बी स्टोर्ड, इसको कहा जाता है मिनरल कार्बोनेशन। तो तीन तरीके आपके जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर होते हैं, हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग और मिनरल कार्बोनेशन। ओशन जियो इंजीनियरिंग मतलब ओशन के अंदर आप कुछ ऐसी इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे चेंजेस लेके आओ कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकाल सके। तो अगर आप ओशन के अंदर लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप ओशन के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो तो ओशन की एसिडिटी कम होती है, यानी कि उसका पीएच जो है, इसका पीएच इंक्रीज हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। ओशन की एसिडिफिकेशन या फिर ओशन एसिडिटी कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारी मरीन लाइफ जो है, मरीन लाइफ भी प्रोटेक्टेड रहेगी। इसके साथ साथ जब आप लाइम ऐड करते हो ओशन के अंदर तो आप एनवायरमेंट से CO2 को भी कैप्चर करते हो और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। एटमॉस्फेयर का CO2 प्लस में ओशन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, दिस कैन बी फर्दर यूटिलाइज्ड बाय योर मोलस्क्स। ठीक है, जो आपके हार्ड शेल वाले जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म है जिनके खाल के ऊपर आपको शेल दिखाई देता है, वो अपनी शेल बना सकते हैं इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को यूज करके। ठीक है, तो ये आपकी ओशन जियो इंजीनियरिंग में लाइम का काम है, लाइम से ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आयरन फर्टिलाइजेशन कर देना। आयरन फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होगा, आप आयरन डाल दो ओशन के उन एरिया में जहां पे आयरन की कमी है, उससे फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जैसे कि सबमरीन फॉरेस्ट। सबमरीन फॉरेस्ट क्या है, आपके नामीबिया के पास कैल्प फॉरेस्ट को उगाया जा रहा था कि अगर ओशन के सरफेस से थोड़ा सा नीचे ही अगर हम ढेर सारे पौधे उगा लेंगे तो ये पौधा एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके सबमरीन फॉरेस्ट कहलाए जा रहे थे। इन सब के अलावा एक और टेक्निक भी होती है। देखिए, ये सारी टेक्निक ऐसी हैं जो कि पेपर पे बहुत ही सही लगती हैं, लेकिन इनको करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप कह रहे हो सैटेलाइट में मिरर भेजोगे, कहां सुनने में ही अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका भी होता है। वो तरीका क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसको कम वो माना जाता है, मुश्किल माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके जो भी टेरेस्ट्रियल एरिया है, अगर आप उस टेरेस्ट्रियल एरिया के ऊपर ऐसा सरफेस लगा दो, ऐसा सरफेस बना दो जिससे एमिशन इंक्रीज हो जाए, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर आपने कोई ऐसी चीज लगा दी है जो कि अर्थ के अंदर जितनी हीट थी उसको तेजी से रिलीज कर दे, तो ये वाला एरिया जो है ये आपका कूल डाउन हो जाए। तो ऐसी चीज को, ऐसी टेक्निक को क्या कहा जाता है, ऐसी टेक्निक को कहा जाता है पैसिव डे टाइम रेडिएटिव कूलिंग। ठीक है, पैसिव डे टाइम रेडिएटिव कूलिंग के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम एक ऐसा सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल हीट फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए, हमारी अर्थ पे से हीट जो है वो बहुत तेजी से स्पेस के अंदर चला जाए। अगर वो स्पेस में चला गया तो हमारी अर्थ कूल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पैसिव डे टाइम रेडिएटिव कूलिंग कहा जाता है। ठीक है, इनकी डिटेल्स नहीं आने वाली, इनके बारे में वो सिर्फ आपसे मैच द फॉलोइंग या फिर क्या होते हैं, डेफिनेशन, किस काम आते हैं, यही सारी चीजें पूछेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। अब अगली चीज के ऊपर चलते हैं जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत हो जाएंगी तो उसके डिजास्टर्स इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर भी करना होगा। तो कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर कहां पे किया जा रहा है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है माउना लाओ ऑब्जर्वेटरी के अंदर। माउना लाओ ऑब्जर्वेटरी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर कर रही है और वो क्या करती है, वो हर साल हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी मेजरमेंट लेती रहती है। अगर हम उन मेजरमेंट को एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो जो ग्राफ हमारे सामने आता है, इस ग्राफ को कीलिंग कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो कीलिंग कर्व क्या हो जाएगा, कीलिंग कर्व एक ग्राफ है जो ये बताता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड
हमें हर एक साल के अंदर देखने को मिली है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसी कर्व के ऊपर अगर ये देखा जाए कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड आएगा जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा, तो वो टाइम पीरियड हमारा आता है 2050। यानी कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को रिड्यूस करना होगा, अभी से रैपिडली रिड्यूस करना होगा, और रैपिड रिडक्शन के साथ साथ हमें पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को स्टॉप करना होगा बाय 2050। ठीक है, तो कीलिंग कर्व क्या होता है? कीलिंग कर्व आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हर साल कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। कहां पे ऑब्जर्व की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन? मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी के अंदर की जा रही है। कब तक हमें स्टॉप करनी है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को? 2050 तक स्टॉप करना है, अदरवाइज द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ वुड इंक्रीज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहीं से ही कुछ 2-3 टर्म्स और देखेंगे हम। अगर मैं आज की डेट में बोलूं तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले आज की डेट में जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, देखिए जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ढेर सारे क्लाइमेट सिस्टम्स बने हुए हैं। ठीक है, जो कि क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ग्लेशियर है। ठीक है, अब ये ग्लेशियर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये ग्लेशियर पिघल गया। ठीक है, ये ग्लेशियर पिघल गया तो ये ग्लेशियर जो क्लाइमेट सिस्टम को मॉड्यूलेट करता था या जिस भी क्लाइमेट सिस्टम का ये ग्लेशियर एक हिस्सा था, वो क्लाइमेट सिस्टम यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, वहीं पे मान लीजिए कि कोई ओशन करंट है, ओशन करंट की इस तरह से मूवमेंट होती थी। सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मान लीजिए ये ओशन करंट सिर्फ यहां तक मूव कर रहा है, इसके बाद इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गई फॉर सम रीजन। तो यहां पे भी क्या हो गया, यहां पे भी आपका एक क्लाइमेट सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। तो जब भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, हमारे टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज होता है, तो उस टाइम पर कुछ कुछ क्लाइमेट सिस्टम्स के अंदर इररिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्लाइमेट सिस्टम के अंदर इररिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं। ये जो इररिवर्सिबल चेंजेस होते हैं इनको टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। तो टिपिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि क्लाइमेट सिस्टम के अंदर इररिवर्सिबल चेंजेस आना। ठीक है, तो अब जो है आज की डेट में प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 1.1 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट चेंज हो चुका है। हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इस इंक्रीज के अंदर हमें 5 टिपिंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, कई सारे टिपिंग पॉइंट हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अभी 1.1 है, अगर 0.4 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो गया तो हमें एडिशनल 5 टिपिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। 5 टिपिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कहीं पे आपका ग्लेशियर पिघल जाए जिसकी वजह से कोई क्लाइमेट सिस्टम में रिवर्सिबल चेंज आ जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कहीं पे फॉरेस्ट या वेजिटेशन जो है वो पूरी तरह से लॉस हो जाए। ठीक है, और क्या टिपिंग पॉइंट हो सकता है? परमाफ्रॉस्ट का लॉस हो सकता है। यहाँ पे अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि परमाफ्रॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, आखिर परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। अगर परमाफ्रॉस्ट पिघल गई तो उससे क्या होगा, परमाफ्रॉस्ट के अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया आपके जमे हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। प्लस परमाफ्रॉस्ट ने क्या कर रखा है, ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर रखी है। सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं ताकि चीजें याद रहें आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब है, टेम्परेचर जो है, एक सेकेंड, क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो आपका परमाफ्रॉस्ट था, परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होना चालू हो गया। परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट हुआ तो इससे इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर थी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से एक इवेंट हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक इवेंट हुआ है और वो इवेंट क्या था, परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग। और परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग की वजह से दोबारा से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगा। तो ये क्या है, इसको कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है,
एक इवेंट का जो रिजल्ट निकला था, उस रिजल्ट से जो पहला इवेंट था, उस पहले इवेंट पे कोई ना कोई असर हो रहा है, इसी को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हो सकता है और आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हुआ और इस मेल्टिंग की वजह से दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर रहा है, ये फीडबैक मैकेनिज्म इस पहले इवेंट को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा अनस्टेबल बना देता है, ठीक है। वो पहले वाले मैकेनिज्म को और भी ज्यादा फीड कर रहा है। वहीं पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म होता जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह डिक्रीज होने लग जाता, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह डिक्रीज होने लग जाता, तो उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म है एनवायरनमेंट के अंदर। फीडबैक मैकेनिज्म फिर से बताता हूं क्या होता है। एक इवेंट हुआ, उसका कोई रिजल्ट निकला, जो रिजल्ट निकला उस रिजल्ट ने पहले इवेंट के ऊपर कोई ना कोई असर डाला होगा। अगर ये असर पहले वाले इवेंट को और भी ज्यादा मजबूत करता है तो इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, और पहले वाले इवेंट को अगर ये असर नेगेटिवली इंपैक्ट करता, कमजोर करता, तो उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, टिपिंग पॉइंट हमने देख लिया, फीडबैक मैकेनिज्म देख लिया, ठीक है। हाँ, ये कीलिंग कर्व कर रहे थे ना हम। कीलिंग कर्व में क्या देखा था हमने कि कीलिंग कर्व मोना लॉ ऑब्जर्वेटरी जो है वो वहां पे हम देखते हैं कि हर साल कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो चुकी है और उसकी एक्यूमुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। और उसी से हमें कीलिंग कर्व से पता चला कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रैपिडली अभी से रिड्यूस करना चालू करना होगा और 2050 तक इसको स्टॉप करना होगा, वरना 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर राइज हुआ तो 5 और टिपिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। टिपिंग पॉइंट्स की डेफिनेशन देख ली। अब देखिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं कि बाय 2050 हमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को स्टॉप करना है। क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को स्टॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और भी ढेर सारे काम चल रहे हैं, हर एक चीज में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होती है। तो बेसिकली 2050 तक हम क्या चाहते हैं, 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी? कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब भी कर लो, ताकि जो नेट इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। और इसी को ही नेट जीरो एमिशन भी कहा जाता है। नेट जीरो एमिशन भी इसी को ही हम कहते हैं, ठीक है। नेट जीरो एमिशन में इंडिया ने क्या टारगेट रखा अपने सामने? इंडिया नेट जीरो एमिशन अटेन कर लेगा बाय 2070, ठीक है। इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है। चाइना की बात की जाए तो चाइना ने 2060 का टारगेट रखा है। यूएस की बात की जाए तो यूएस ने 2050 का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। अगर दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स की बात की जाए तो कौन कौन है? सबसे टॉप पे आता है आपका चाइना, फिर आता है आपका यूएस, फिर आता है आपका यूरोपियन यूनियन और फिर आता है आपका इंडिया। यूरोपियन यूनियन के अंदर ढेर सारे देश शामिल हैं। अगर सिर्फ कंट्रीज की बात की जाएगी तो टॉप पे चाइना, फिर यूएस और फिर इंडिया आता है, ठीक है। तो ये तो है देश की। अगर पर कैपिटा एमिशन की बात की जाए, पर कैपिटा एमिशन का क्या मतलब है? देश कितनी एमिशन कर रहा है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो अगर पर कैपिटा एमिशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे टॉप पे आपका यूएस आता है। इंडिया जो है, इंडिया बहुत ही ज्यादा नीचे आएगा, वेरी लो, ठीक है। आप ये कह सकते हैं इनफैक्ट कि यूएस की पर कैपिटा एमिशन इंडिया की पर कैपिटा एमिशन का 16 टाइम्स है, उसका 16 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये आपकी कार्बन न्यूट्रलिटी याद रखनी है आपको। तो कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए आपको एटमॉस्फेयर से CO2 को रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो यहां पे एक और टर्म हम देखेंगे, कार्बन ऑफसेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन ऑफसेटिंग? कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को या तो रिड्यूस करो या फिर उसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पे जितने भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने के तरीके देखे थे, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन देखी थी, वो देखी थी, मॉडिफिकेशंस देखी थी, वो सारे के सारे तरीके हम यहाँ पे अपना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई देश है, वो आज की डेट में 100 यूनिट्स CO2
रिलीज करता है, ठीक है। और फिर इस देश ने क्या किया, ढेर सारे पौधे लगाने चालू कर दिए। ये पौधे क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करना चालू कर देंगे। मान लीजिए इन्होंने पौधे लगाए जो कि 90 यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देश कितनी कार्बन डाइऑक्साइड नेट एमिट कर रहा है, इसकी नेट एमिशन हो रही है 10 यूनिट्स की। मान लीजिए इसने और भी पौधे लगा दिए, इसने ओशन में आयरन फर्टिलाइजेशन कर दिया, ठीक है, आयरन फर्टिलाइजेशन कर दिया, उसने भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिया। ये सारे के सारे काम कर रहा है। और अब ये देश क्या करता है, ये देश 100 यूनिट CO2 प्रोड्यूस करता है, लेकिन 130 यूनिट CO2 को ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जितनी रिलीज कर रहा है उसके मुकाबले ज्यादा यूनिट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको कहा जाता है कि ये जो देश है, ये देश कार्बन नेगेटिव बन चुका है, कार्बन नेगेटिव बन चुका है। अब ये देश जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा, उल्टा जितनी रिलीज कर रहा है उससे ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव इसका उल्टा है कि 100 यूनिट रिलीज कर रहा है और 90 यूनिट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे 10 यूनिट तो एक्स्ट्रा डाल ही रहा है ना ये एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, 100 यूनिट रिलीज कर रहा था और 100 यूनिट ही उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो इसको कहा जाएगा कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। ये आपका कार्बन न्यूट्रल होता है। कार्बन ऑफसेट का भी मीनिंग देख लिया इसके अंदर हमने। एक और टर्म हम बार बार यूज करे जा रहे थे, ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, देखिए ओशन के अंदर जो आपका सी वाटर होता है उसके अंदर आपको H2O देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी CO2 होती है। H2O और CO2 दोनों के दोनों आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, H2CO3। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये मरीन लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड क्या कर देता है, जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर शेल होते हैं उनके शेल्स को ये डिसॉल्व करना चालू कर देता है। प्लस इट मेक्स इट हार्डर टू मेक न्यू शेल्स, हार्डर टू मेक न्यू शेल्स। अब वो नए शेल्स भी नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से मरीन लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा हार्म हो जाती है, ठीक है। H2CO3। तो दो वर्ड जो कि आपको न्यूज में थे वो याद रखने, दो तरह के जू प्लैंक्टॉन्स थे, दो तरह के जू प्लैंक्टॉन्स थे जिनका जो शेल है, शेल डिसॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। नाम क्या क्या याद रखने आपको, एक का नाम है टेरोपॉड्स, टेरोपॉड्स, और दूसरे का नाम है आपका फोरामिनी पैरा, ठीक है। इनके जो शेल्स है वो काफी ज्यादा डिसॉल्व हो चुके हैं और इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में है, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये आपकी ओशन एसिडिफिकेशन होती है। जब ये H2CO3 बनता है तो ओशन वाटर का जो pH होता है, pH लेस देन 7 हो जाता है, ठीक है। वैसे लेस देन 7 नहीं होता, लगभग वो न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन यूजुअली जो आपके सी वाटर होते हैं, सी वाटर का नॉर्मल pH मोर देन 7 रहता है, तो मोर देन 7 से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, उसी को ओशन एसिडिफिकेशन कह देते हैं। तो एनवायरनमेंट में जितनी ज्यादा CO2 होगी उतनी ही ज्यादा CO2 सी वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती रहती है, ठीक है। अब एसिड की बात की है तो यहां पे ही हम एसिड रेन को भी कवर कर लेते हैं। जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इससे जब बारिश होती है तो उस बारिश का pH 5.6 से कम हो जाता है। ऐसी कोई भी प्रेसिपिटेशन, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी अर्थ पे गिर रही है जिसका pH 5.6 से कम होता है उसको हम एसिड रेन कह देते हैं। एसिड रेन का जो मेजर कारण होता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मोस्टली आपके वेहिकुलर एमिशंस की वजह से निकलता है, वेहिकुलर एमिशंस की वजह से निकलता है, ठीक है। और जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं ये आपके इंडस्ट्रीज की वजह से निकलता है, ऐसी इंडस्ट्रीज की वजह से जहां पे कोल का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कोल जिसमें सल्फर कंटेंट हाई था, हाई सल्फर कंटेंट वाले कोल का इस्तेमाल होगा तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है, और जो आपका SO2 होता है वो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये जो आपके एसिड बने, ये एसिड अगर किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपके रेन हो, हेल हो, स्नो हो, किसी भी फॉर्म में अगर ये प्रेसिपिटेट होके अर्थ पे गिरते हैं तो इसको कहा जाता है वेट डिपोजिशन, इसको वेट डिपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर इनफ मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर ना होने की वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाती, प्रेसिपिटेशन नहीं हो पा रही है। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर आपके जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ड्राई डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन।
ठीक है, ये भले ही आपके बारिश की फॉर्म में नीचे जमीन पे, मॉन्यूमेंट्स पे, प्लांट्स पे नहीं गिर रहे, लेकिन ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो ये आपके वेजिटेशन के ऊपर जाके सस्पेंड कर जाते हैं, आपके जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं मॉन्यूमेंट्स के ऊपर चले जाते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर चले जाते हैं, वाटर बॉडीज के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। अब एसिड रेन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ये आप चेक करेंगे। इसके साथ साथ आपको दो टर्म्स और देखिए, डिटेल में कुछ नहीं देखना है, थोड़ा थोड़ा सा आप देखेंगे। आप लंदन स्मॉग और लॉस एंजलिस स्मॉग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जो आपकी एसिड रेन होती है, इससे आपकी जो वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज भी एसिडिक हो जाती हैं। वाटर बॉडीज भी एसिडिक हो जाती हैं। देखिए, वाटर बॉडीज में कुछ कुछ वाटर बॉडीज ऐसी होती हैं जो नेचुरली एसिडिक होती हैं, नेचुरली एसिडिक वाटर बॉडीज। अगर कोई वाटर बॉडी नेचुरली एसिडिक होगी तो उसका पानी बड़ा ही आपको मडी सा दिखाई देगा, मडी दिखाई देता है, और उसके अंदर आपको ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर्स उगते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। यहाँ पे लो पीएच भले ही है, लेकिन यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रही होती है। लेकिन अगर कोई वाटर बॉडी ऐसी है जो कि नेचुरली एसिडिक नहीं थी, जो मैन मेड रीजन की वजह से, जो कि मैन मेड रीजन की वजह से एसिडिक हो गई है, ऐसी वाटर बॉडी बड़ी क्लियर हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको एक्वेटिक लाइफ नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये अननेचुरली एसिडिक हो गई है। ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। मेजर डेफिनेशंस हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डेफिनेशन मेरे को याद आएगी तो उन डेफिनेशंस को हम जैसे जैसे कवर करते जाएंगे वैसे चलेंगे। अब एक काम करते हैं, हम इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को एक साथ कवर कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कन्वेंशन से भी आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं।